हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज अपने वीडियो में चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से संबंधित नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन के बारे में। ये चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, चेस्ट का अगर हम बात करें तो चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्टली कॉमन होता है ना। हर जगह आप लोग जब डॉक्टर के पास जाइएगा, अपना डिजीज बताइएगा तो ये चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन वो लिखते हैं। इसके इंडिकेशन की बात करें, अगर हम लोग इंडिकेशन की बात करें तो पहला है न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड इंडिकेशन की बात करें तो ट्यूबरसिलोसिस, टीबी का रोग आप लोग को मालूम होगा, टीबी डिजीज जो होता है, ट्यूबरसिलोसिस जो है चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन का सेकेंड इंडिकेशन है। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट है फ्रैक्चर्स, यानी कि अगर हम चेस्ट के इंडिकेशन की बात करें, चेस्ट पीए व्यू के इंडिकेशन की बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है फ्रैक्चर्स, यानी कि आपके चेस्ट के पोर्शन में कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, मान लीजिए कि रिब्स में हो गया या स्टर्नम पोर्शन में हो गया या थोरेसिक वर्टिब्रा पोर्शन में हो गया, तब जाके डॉक्टर ये चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन। आप लोग सुने होंगे कि बोला जाता है कि लंग्स में पानी भर गया है ना, या फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन हो गया, तो लंग्स में पानी भर जाना ही डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ इंडिकेशन हो गया आपका चेस्ट का, डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन। फिफ्थ है इन्फेक्शन, यानी कि चेस्ट के पोर्शन में आपको कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, तो ये हमारा फिफ्थ इंडिकेशन है, इन्फेक्शन। इसके बाद सिक्स पॉइंट है आपका डिफॉर्मिटी। अगर चेस्ट पीए व्यू के सिक्स इंडिकेशन की बात करें तो डिफॉर्मिटी है, यानी कि आपके चेस्ट के किसी भी पोर्शन में एबनॉर्मेलिटी महसूस हो रही है आपको, तब जाके डॉक्टर जो है ये चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट के पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनाटॉमी ऑफ थोरेक्स। देखिए, एनाटॉमी ऑफ थोरेक्स की बात करें हम लोग तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है थोरेसिक वर्टिब्रा, सेकंड है रिब्स और तीसरा है स्टर्नम। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ थोरेक्स में आपका तीन पार्ट से जो है थोरेक्स पोर्शन जो है बना है। ठीक है, पहला है थोरेसिक वर्टिब्रा, सेकंड है रिब्स और तीसरा है स्टर्नम। अब हम लोग इसके फंक्शन की थोड़ा सी बात कर लेते हैं। फंक्शन देखिए, अगर रिब्स की बात करें, अगर हम थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करें, अगर हम स्टर्नम की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, यानी कि ये क्या करते हैं, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम की पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो मैं बता दूं, पहला होता है मनुब्रियम, दूसरा होता है जाइफोइड प्रोसेस और तीसरा होता है इसका बॉडी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने बताया आप लोग को इंडिकेशन के बारे में, चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन का इंडिकेशन और एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे पेशेंट पोजीशन के बारे में। पेशेंट पोजीशन क्या है, यानी कि कैसे हम किसी पेशेंट को पोजीशन देंगे, है ना। अगर चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन आप ले रहे हैं किसी पेशेंट का तो पोजीशन कैसे देना है, तो आप लोग ये वीडियो में, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। इसी टाइप से आप लोग किसी भी पेशेंट को चेस्ट पीए व्यू का प्रोजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पहला पॉइंट है आपका पेशेंट पोजीशन में, द पेशेंट स्टैंड्स एंड फेसिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। आप देख सकते हैं कि पेशेंट को पहले, है ना, चेस्ट स्टैंड पे खड़ा किया जाता है और उसका फेस जो होता है वो वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के और होना चाहिए, है ना, उसके तरफ होना चाहिए। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेट लगता है, ये जो है चेस्ट जहाँ पे ये पेशेंट का लगाया गया है, यहाँ पे एक प्लेट होता है जिसे हम लोग वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, इसको हम लोग इमेज रिसेप्टर बोलते हैं, तो वर्टिकल पोर्शन में लिया जाता है चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द चीन इज एक्सटेंडेड अबव एंड रेस्ट ऑन द मिडिल ऑफ द आई आर, यानी कि चीन जो होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, चीन जो होना चाहिए वो उस स्टैंड पे रखा होना चाहिए। ठीक है, स्टैंड जो होता है उस पर होना चाहिए और रेस्ट पोजीशन में चेस्ट आपका होना चाहिए मिडिल ऑफ द आई आर, यानी इमेज रिसेप्टर के मिडिल पोर्शन में आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है द एक्सरे ट्यूब इज पोजिशन बिहाइंड द पेशेंट। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे, पोजीशन होगा
पोजीशन बिहाइंड द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। द एक्सरे ट्यूब इज पोजीशन बिहाइंड द पेशेंट, यानी कि एक्सरे ट्यूब जो होता है वो जो हम पोजीशन दिए हुए पेशेंट को, चेस्ट पीए व्यू का जो पोजीशन दिए हुए पेशेंट को, तो एक्सरे ट्यूब जो है उसके बिहाइंड होना चाहिए, यानी कि पेशेंट के पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए हम लोग फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं, पेशेंट के पोजीशन की ओर। पेशेंट पोजीशन का फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि द शोल्डर्स आर रोल्ड फॉरवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि शोल्डर जो होना चाहिए रोल्ड होना चाहिए। शोल्डर को क्या करना है, रोल्ड करना है, और आपको डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर, पहले तो रोल कर लेंगे, आप मोड़ लेंगे शोल्डर को, और मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसके हैंड को पहले तो रोल्ड कर देना है शोल्डर को, और उसके बाद फिर उसको डाउनवर्ड करना है, हैंड को क्या करना है, पीछे कर देना है। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट है द पेशेंट हैंड्स आर प्लेस बिहाइंड द हिप्स। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पेशेंट का हैंड जो होना चाहिए वो उसके हिप पे होना चाहिए, यानी कि उसके कमर पे होना चाहिए। ठीक है, उसके कमर के पीछे होना चाहिए, है ना। आप कमर पे भी रख सकते हैं और कमर के पीछे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन का। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ए रेडियोग्राफ टेकन इन फुल इंस्पायरेशन फेज, यानी कि एक रेडियोग्राफर को, जब एक रेडियोग्राफर चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन ले रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, पूरा प्रोसीजर बताना चाहिए उसको, है ना। पूरा प्रोसीजर बताना चाहिए कि कैसे सांस रोकना है और कैसे सांस छोड़ना है, यानी कि ब्रीथ होल्ड करने के लिए, सांस को रोकने के लिए और छोड़ने के लिए इस फेज को, इंस्पायरेशन फेज को बताना होता है पेशेंट को। तो ये एक रेडियोग्राफर का काम होता है। तो आई होप कि आप लोग को पोजीशन के बारे में समझ में आ गया होगा कि पेशेंट को कैसे पोजीशन देना होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब सेंट्रल रे के, और है ना, सेंट्रल रे के बारे में देखते हैं। सेंट्रल रे क्या होता है, द हॉरिजेंटल रे इज सेंटर्ड एट द लेवल ऑफ T7, यानी कि जो रे जो होता है ना, हॉरिजेंटल रे होना चाहिए एंड सेंटर में होना चाहिए, और लेवल क्या होना चाहिए, T7, यानी कि जब आप एक्सरे ट्यूब पेशेंट के पीछे लगाते हो तो जो रे निकलता है ना, एक्सरे ट्यूब का जो रे निकलता है वो क्या होना चाहिए, T7 के लेवल में आना चाहिए, है ना। आप थोरेसिक वर्टिब्रा 7 के पोर्शन पे आप लाइट को फोकस करोगे। ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गोनाडल शील्डिंग, प्लेस लीड सील्स ओवर पेशेंट टू शील्ड गोनाड्स, यानी कि एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी आप किसी एक्सरे रूम में जाते हो तो आपको पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाना है। ठीक है, वहाँ पे गोनाडल शील्डिंग का यूज होना बहुत ही कंपलसरी है। गोनाडल शील्डिंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एक्सरे होता है, एक्सरे बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से निकलता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका जो पावर होता है बहुत ही हाई होता है, तो ये बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो हम लोग लेड का यूज करते हैं। एक्सरे रूम में जाओगे आप तो वहाँ पे लेड का यूज किया जाता है। जब आप किसी पेशेंट को पोजीशन दे रहे हैं या फिर किसी पेशेंट का एक्सरे ले रहे हैं तो आप लेड एप्रोन का यूज करेंगे, और वहाँ पे गोनाडल शील्डिंग होना ज़रूरी है। कॉलिमेशन की बात करें हम लोग तो कॉलिमेशन है टू चेस्ट साइज, यानी कि आप जो है चेस्ट साइज का कॉलिमेशन लेंगे। इसके बाद इमेज रिसेप्टर साइज क्या होना चाहिए, तो 24x30 सेंटीमीटर और 35x43 सेंटीमीटर, यानी कि आप 24 से 30 सेंटीमीटर का इमेज रिसेप्टर साइज ले सकते हो, या फिर 35 से 43 सेंटीमीटर का इमेज रिसेप्टर साइज ले सकते हो। ओरिएंटेशन ऑफ IR की बात करें तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट रखना है। ठीक है, लैंडस्केप में रख सकते हैं या फिर आप पोर्ट्रेट में रख सकते हैं। मार्कर की बात करें तो R एंड L इज प्लेस इन द कैसेट, यानी R और L जो होना चाहिए वो प्लेस होना चाहिए कैसेट पे, है ना। एक्सपोजर फैक्टर की बात कर लें तो 70 से 75 kVp, यानी कि 70 to 75 kVp रखना है, एंड 16 to 20 मास रखना है। यहाँ पे MAS का मतलब हो गया मिली एम्पियर सेकेंड, याद रखिएगा, मिली एम्पियर, ए से एम्पियर और सेकेंड, MAS का मतलब होता है मिली एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और KV का मतलब होता है किलो वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग FFD क्या होना चाहिए, 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि अगर हम बोले FFD का फुल फॉर्म होता है फुल्ली फोकल डिस्टेंस, याद रखिएगा,
फुल्ली फोकल डिस्टेंस होता है इसका फुल फॉर्म, फुल्ली फोकल डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग फुल्ली फोकल डिस्टेंस बोलते हैं FFD को। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें ग्रिड का यूज नहीं होता है, याद रखिएगा, इसमें ग्रिड का यूज नहीं होता है, इसमें ग्रिड रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें अब एक नोट पॉइंट है चेस्ट PA व्यू प्रोजेक्शन के लिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड मेटल ऑब्जेक्ट। यानी कि जब आप पेशेंट को एक्सरे रूम में ला रहे हो और एक्सरे करने के लिए आप पेशेंट को तैयार कर रहे हो, तो उसके पास ना तो कोई ज्वेलरी होना चाहिए, ज्वेलरी आइटम नहीं होना चाहिए, गले में वो ज्वेलरी आइटम ना पहना हो या कान में नाक में कहीं पे ना पहना हो, और मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि सिक्का वगैरह या फिर कोई सेफ्टी पिन वगैरह उसको नहीं होना चाहिए।